you're new to the channel, please subscribe to this channel. And this time I'm specially coming for the GKS students who wants to apply for GKS. So information सारी होगी GKS से related और एक कड़वा सच भी होगा इसके अंदर क्योंकि हमारे साथ में है एक नहीं बहुत कड़वे सच होंगे। So हमारे साथ में आदर्श श्रीवास्तव, द आदर्श श्रीवास्तव मेरा हो गया मजा। वो इंसान जिसने जीके स्कॉलरशिप फाइनली गेट की और अब वो जीके छोड़ के जा रहा है। किसी को जीके मिलना कितना मुश्किल होता है, हम सब लोग इतने लाखों लोग अप्लाई करते हैं और इनको मिल गई है फिर भी छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? वो आज हम जानेंगे सारी चीज़ें। सो सबसे पहले गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट जीकेएस, थोड़ा सा लोगों को बता दो कि क्या है जीकेएस और क्यों इम्पोर्टेंट है। सो जीकेएस एक्चुअली ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप एक कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाला स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिससे इनका जो मेन मोटिव है कि इंटरनेशनली जितने भी स्टूडेंट्स हैं दुनिया भर में जो अपनी एजुकेशन को साउथ कोरिया में फंड नहीं कर सकते क्योंकि साउथ कोरिया में प्राइवेट एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने गवर्नमेंट ऑफ कोरिया के साथ टाई अप किया हुआ है, जिसमें कि जो कोरियन गवर्नमेंट है वो कुछ 250 या 300 बच्चे सालाना लेती है फॉर बोथ द प्रोग्राम्स। लाइक मास्टर्स के लिए अलग होता है और मास्टर्स और पीएचडी के लिए, बैचलर्स के लिए अलग होता है, मास्टर्स और पीएचडी के लिए अलग होता है। 250 बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर बैचलर्स एंड 250-300 ही शायद इतना ही कुछ है अराउंड फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल। तो इतने बच्चे, 2 एंट्रीज होती हैं, एक बैचलर्स के लिए एक मास्टर्स पीएचडी के लिए, और ये जितने भी बच्चे हैं ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनली सेलेक्ट होके यहाँ पर आते हैं और इनकी मंथली स्टाइपेंड जो इनको कुछ महीने का खर्च मिलता है वो जो कि अराउंड 65,000 to 70,000 के आसपास होता है इंडियन रुपीज़ में, वो इन्हें यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए मिलता है मंथली। इसके अलावा आपको एयर टिकट्स मिलती हैं आपके प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले, जो कि आप अपने होम टाउन से यहाँ आते हो और फिर जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, सिर्फ उस केस में जब आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ उस केस में आपको रिटर्न टिकट मिलती है। फिर आपकी मर्जी, अगर आप वापस जाना चाहो तो ठीक है, नहीं जाना चाहो तो भी कोई इशू नहीं है। बट मैंने ऐसा सुना है कि ये एक तरीके से एक प्रेशर होता है या फोर्स किया जाता है कि आपको जीकेएस कंप्लीट करने के बाद वापस जाना ही होता है। हाँ, वही मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा है कि प्रेशर तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रेशराइज किया जाता है या फोर्स किया जाता है जाओ। तो इनफैक्ट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एनकरेज करती हैं स्टूडेंट्स को कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर पढ़ो और यहीं पे सेटल हो जाओ। अच्छा, हाँ ऐसा है। जो ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पर भी हमारे पास जो स्टार्टिंग से हमें एक तरह का मैसेजेस के थ्रू एक बिल्डअप किया जा रहा है, ये बात वो ये है कि आप यहाँ पर एनकरेज कर रहे हैं स्टाफ भी कि आप यहाँ रहिए, पढ़िए, उसके बाद आप वापस ना जाइएगा। आपको यहाँ पर पीआर मिलना बहुत ईजी है, अगर आप सिटीजनशिप लेना चाहो तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। दैट्स न्यूज़ फॉर मी, क्योंकि जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था, मैंने जीकेएस के लिए अप्लाई किया था और मुझे नहीं मिला था, सॉरी। बट जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे हर एजेंसीज और जो भी लोग थे वो हर लोग ने यही बोला था कि आपका फोकस इस पे रखना कि आप वापस आ जाओगे वरना वो लोग लेंगे नहीं। वो जो आप केस बता रही हो कि उस पर एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो आपको वापस आना है, वो उसका रीज़न ये है कि वो एक एम्बेसी का एक फॉर्मेट होता है। अच्छा। क्योंकि एम्बेसीज इसी बेस पे वीज़ा देती हैं कि कोई जो इलीगल होके वहाँ ना रह ले, एक इलीगल स्टे ना बढ़ जाए वहाँ पर, इसीलिए जो सेल्फ फंडेड होते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, सेल्फ फंडेड लोग आके यहाँ पर आके इलीगली स्टे हो जाते हैं या कर लेते हैं या फिर रेफ्यूजी वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर लेते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एम्बेसी ऐसा करती है। इस पे भी आएंगे हम बहुत जल्द। बट एम्बेसी ऐसा करती है, लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम की तरफ से आ रहे हैं या फिर आप कोई एक ऐसे इंसान है जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में यहाँ पर अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं या फिर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इस चीज़ों के लिए, तो फिर इनकी जो प्रोग्राम के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये एनकरेज करते हैं कि आप यहाँ पर आके बस जाइए। और ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जो जीके स्टूडेंट्स इंडिया से या दुनिया भर से आए हैं, वो यहाँ पर आके उन्होंने 4 साल के बाद वापस नहीं गए हैं। अच्छा। उन्होंने किसी ना किसी तरह के प्रोफेशन में अपनी लाइन चूज़ कर लिया। और जो आप बेनिफिट की बात कर रहे थे, तो एक मंथली स्टाइपेंड मिलता है आपको, जो कि मैंने अमाउंट आपको बता दिया। इसके अलावा आपको रिटर्न टिकट्स मिलती हैं आने की और जाने की, प्रोग्राम के बाद जाने की मिलती है। इसके अलावा आपको जो आपका वीज़ा चार्जेस होते हैं, वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं लगती आपको। जो VFS कोरिया का वीज़ा हैंडल करता है दुनिया भर में, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती है, फ़ीस नहीं देनी होती है आपको।
इसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपका कवर्ड होता है, मेडिकल इंश्योरेंस का आपको अलग से अमाउंट मिलता है। ट्यूशन फीस भी आपकी फ्री होती है, सॉरी ये मैं बताना भूल गया, ट्यूशन फीस मेन चीज़ जो आपकी पूरी एजुकेशन है वो फ्री होती है। इनफैक्ट आपका जो कोर्स वर्क मटेरियल होता है जैसे कि टेक्स्ट बुक्स, उसका भी आपको कोई पे नहीं करना होता है, वो भी सब फ्री होता है। ओके, सो ये है जीकेएस के बेनिफिट्स। सो अब जैसे जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए सबसे मेन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या रहेगा अगर जीकेएस में आपको मतलब हायर Passport. चांसेस करने वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इंडिया से या कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं जीकेएस के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है अगर आप देखो तो वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान का होता है। इसको रियली लोग वेटेज देते हैं, मतलब ये कहते हैं लोग इतना, बट क्या सच में ये इतना इम्पोर्टेंट है? यू नो ऐसे मार्क्स वगैरह ज़रूरी नहीं होते हैं? देखो ऐसा है कि पहले तो ये वेटेज रखता था ज़्यादा, है ना, गाइडलाइंस तो चेंज नहीं होती इतनी ज़्यादा, बट प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कस्टम चेंज हो जाता है। तो जो आपने पहले पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान के हिसाब से होता था, आज भी वेटेज ऑन डॉक्यूमेंट तो वही है, ऑन पेपर वेटेज वही है, बट अब स्पेसिफिकली ये चीज़ होने लगी है कि आप कितना, आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, इस चीज़ पे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर कितना है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास वॉलंटियर एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या फिर कोरियन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स कितने हैं। अगर आपके पास है दोनों में से एक तो फिर आपका पर्स थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। अगर आपके पास कोरियन प्रोफिशिएंसी है तो और अच्छी चांस है। अगर आपके पास कोरियन प्रोफिशिएंसी और आपका पर्सनल स्टेटमेंट और आपकी बाकी की प्रोफाइल, थोड़ा ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी अगर आपकी थोड़ी बहुत वीक है, बट आपके पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है कोरियन का टॉपिक या फिर इंग्लिश का आइल्स या फिर टोफिल वगैरह, तो आपके परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चांसेस। सो अगर जैसे मैं तुम्हारी ही बात करूं पर्टिकुलरली, तो तुमने किस तरीके से अप्लाई किया था? क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी रही थी ताकि लोग थोड़ा, अगर जो जाना चाहते हैं उनको थोड़ा आइडिया लग सके कि मतलब ये तो सब कहने कहानी वाली बातें हो गई जो सबने ही सुनी है, ये सब होता है, बट रियलिटी में जो एप्लीकेशन हुई वो किस तरीके से की, किस तरीके से तुमने यूनिवर्सिटी फाइनलाइज की? तुमने यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई किया था या एम्बेसी ट्रैक में? मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक में अरे तुमने एम्बेसी के लिए ट्राई भी नहीं? नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। मैं जानता था कि अगर मैं एम्बेसी के लिए अप्लाई करूँगा तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? मैं इस बात से श्योर था क्योंकि एम्बेसी ट्रैक से मैं लगातार, मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है अप्लाई करने की जीकेएस में, वो इस तरह की रही है कि बस मुझे जीकेएस मिले किसी भी तरह से। ऐसी ना हो कि मैं अप्लाई करूं फिर कुछ अपनी गलतियों से सीखूं, फिर मैं अगले साल अप्लाई करूं। मैं ड्रॉप नहीं ले सकता था लंबे टाइम तक, इसलिए मुझे लगातार, मेरी जब 12th खत्म हुई तो मुझे अप्लाई करना था। देख रहे हो, 12th खत्म होते ही इन्होंने 12th खत्म होते हाँ 12th खत्म होते ही इन्होंने अप्लाई कर दिया, इनको जीकेएस मिल गया, ये कोरिया में बैठे हैं। कितने लकी होते हैं लोग। हम जा भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने जीकेएस के जो पुराने रिजल्ट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट जीकेएस यू के रिजल्ट्स जो हैं पिछले कुछ सालों के, वो लगातार निकाले। उन पीडीएफ को मैंने ध्यान से देखा और एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। पैटर्न मेरा ये था कि जो क्योंगबुक यूनिवर्सिटी है, और एक ये है क्योंगबुक यूनिवर्सिटी, एक है यूनजिन यूनिवर्सिटी, शायद यही नाम है, और ये है देगू में। ये दो यूनिवर्सिटीज़ लगातार मैं देख रहा हूँ कि जो फाइनल रिजल्ट आता है जीकेएस का, उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे गए हैं वो यूनजिन और क्योंगबुक में गए हैं। क्योंगबुक में लगभग 36 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। जस्ट जब मैंने इंडिया से, हाँ, एक एवरेज अगर निकलना, इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से। अच्छा। और यूनजिन में भी 28-29 के आसपास सेलेक्ट हुए थे। तो ये मैं लगातार 3-4 पिछले साल के रिजल्ट्स देख रहा था, पिछले 3-4 सालों के तुमने रिजल्ट्स। किससे पूछा? चैटजीपीटी से? नहीं, चैटजीपीटी नहीं बताता ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैनुअल रिसर्च करनी पड़ेगी। और आप लगातार, फिर मैंने ये किया कि मैंने टैब खोल के देखे 3-4 डॉक्यूमेंट्स के जो पीडीएफ रिजल्ट थे। पिछले सालों के रिजल्ट्स ऐसे निकाल के देखे हैं? हाँ भाई मेहनत ये देखने के लिए, ये देखने के लिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रही है। तब मुझे तो पता तुम्हें चला। ये किसने बताया कि जो सबसे ज्यादा सेलेक्ट करेगी वही लेगी ज्यादातर? खुद ही दिमाग लगाया खुद ही, तुमने? बस किसी ने नहीं बताया। ये था एक, नहीं था इतना दिमाग। खुद से कर रहा हूँ, देखा जाएगा, कुछ अगर हो जाएगा सेलेक्ट तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा बच्चों को ले रही है, और मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर नेशनलिटी से बच्चे उठा रही हैं, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ सारे रशियंस दिखते हैं। हाँ वो ज़्यादा है, पर तब भी क्या कर सकते हैं, और भी नेशनलिटीज़ के लोग हैं, बट बहुत कम हैं, बहुत कम है। टर्की के हैं, उज़्बेकिस्तान के हैं, और आपके क्या बोलते हैं, यूरोप वगैरह के भी हैं, एक आध पोलैंड का भी था ना, गैब्रियल। देखो अगर आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करते हो तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर सकते हो रिजेक्ट होने के बाद, और एम्बेसी ट्रैक में आप 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो।
पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर एम्बेसी ट्रैक का रिजल्ट जो आ रहा है इंडिया का, अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ तो रिजल्ट बहुत टाइम बाद आता था। और दूसरी बात ये भी है कि रिजल्ट आने के बाद आपके 9-10 बच्चे से शॉर्टलिस्ट होंगे, और सीट जब मैंने चेक करी कि जो सीट सिलेक्शन की जो फाइनल स्टूडेंट सेलेक्ट होगा वो एक ही था एम्बेसी ट्रैक से, इंडिया से सिर्फ एक? सिर्फ एक। तो और इसीलिए बैचलर्स में तो मैं ये समझ गया था कि अगर इंडिया से कोई सेलेक्ट होगा तो वो एक होगा, और एम्बेसी ट्रैक में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। एमएससी ट्रैक में कितना था सिलेक्शन? एक स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी ट्रैक में काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले थे। जब मैं बैचलर्स में आया था तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में अराउंड 15 स्टूडेंट समथिंग सेलेक्ट हुए थे जीके। सो हमेशा यूनिवर्सिटी ट्रैक का ये रहता है कि आपके कम से कम 14-15 बच्चे सेलेक्ट होंगे, और अगर आप एम्बेसी ट्रैक से आते हो तो एक। तो ये कंपटीशन रहता है। बाकी एप्लीकेशंस तो बराबर ही जाती हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक में बहुत जाती हैं, इसमें भी बहुत जाती हैं। तो फिर तुमने सारा पिछले का डेटा निकाल लिया और तुम्हें पता चला कि क्यूबेक यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हाँ, मैंने फिर ये देखा कि सोल के आसपास कौन सी है, क्योंकि मुझे सोल के आसपास ही रहना है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता आइसोलेटेड एरियाज में। तो मैंने फिर सोल के पास में देखा तो क्योंगबुक पड़ती थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत क्योंगबुक के बारे में भी सर्च किया, योंगजिन के बारे में भी सर्च किया, मुझे योंगजिन के बारे में कुछ ज़्यादा इंटरनेट पर डेटा मिला नहीं, इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। तो मैंने फिर क्योंगबुक को ही टारगेट किया। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर और भी पुराने कुछ यूट्यूबर्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो भी आज यूट्यूब पे पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सब क्योंगबुक वाले ही स्टूडेंट्स हैं। तो फिर मैंने उन्हें भी कांटेक्ट किया पूछने के लिए कि क्या सीन है ऐसे जीकेएस का। हाँ, बट मेरे को लगता है कि आप किसी से पूछो तो यूजुअली सब बेसिक चीज़ें ही बताते हैं। हाँ, बेसिकली कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये कर लो, वो कर लो। बट जो खुद के एक्सपीरियंस से इंसान जो मतलब जितना रिसर्च करके निकाल सकता है ना, वो उससे रियली पता चलता है कि आपने कितने एफर्ट्स किए हैं और कितने तक आपके एफर्ट्स सफल हुए हैं। सफल हो गया 1 साल बाद। सो क्योंबुक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने इनको मेल किया? मैंने उसके बाद नहीं, आप मेल भी नहीं कर सकते हो। कई बार ये होता है कि आपको इनकी एक डॉक्यूमेंट जो आपको जीकेएस की वेबसाइट पे फोल्डर आता है ना, उसके अंदर इन सब यूनिवर्सिटीज़ का भी एक डॉक्यूमेंट होता है। उसमें इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, और उनका हर यूनिवर्सिटी का लिखा होता है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंडर ये यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कैसे करती हैं, आपको इन तक डॉक्यूमेंट्स कैसे पहुंचाने हैं, वो भी एक डिटेल हर एक डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि वेबसाइट पे लिखा? नहीं, आप वेबसाइट पे भी लिखा होता है, बट उनके जो वो जीकेएस का जो फोल्डर होता है उसके अंदर जो पर्टिकुलर हर एक यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट होता है उस पर भी लिखा होता है। तो मुझे अप्लाई करना था एसोसिएट डिग्री में फॉर मीडिया कंटेंट डिज़ाइन। मीडिया कंटेंट डिज़ाइन भी नहीं, आप छोड़ो, मुझे एसोसिएट डिग्री में अप्लाई करना था। बेसिकली पहले ही बताओ कि एसोसिएट डिग्री और बैचलर डिग्री में डिफरेंस क्या है? बैचलर डिग्री होती है आपकी 4 साल की, जो कि इंडिया में भी होती है 3 या 4 साल की, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स वर्क। और जो एसोसिएट डिग्री होती है वो उसको अपन इंडिया में डिप्लोमा कहते हैं। ये एक तरह का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होता है, बट इट इज़ नॉट योर बैचलर्स डिग्री। बट कोरिया में एसोसिएट डिग्री करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने एसोसिएट डिग्री कंप्लीट करी है, या कोरिया में तो क्या पूरी दुनिया में फ़ायदा ये है कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, एसोसिएट डिग्री करी हुई है, और उसी फील्ड में अगर आपको बैचलर्स करनी है तो आपका बैचलर्स का ड्यूरेशन कम हो जाता है। अगर आपके बैचलर्स 4 साल की है तो एसोसिएट के बाद वो सिर्फ 1 साल की हो जाएगी। कहीं भी दुनिया में कहीं भी आप बस एसोसिएट के बाद, क्योंकि आपने एसोसिएट 3 साल का कर लिया, तो आपने फिर 1 साल का बैचलर्स कर लिया, एड ऑन जो आपका होता है, और आपको बैचलर भी मिल जाएगा, एसोसिएट भी मिल जाएगा। अच्छा, और अगर आप बैचलर नहीं करते हो तो आपको सिर्फ डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा या डिग्री मिलेगी तब भी? नहीं, आपको तब इनकी हिसाब से डिग्री होती है, अपने हिसाब से सर्टिफिकेट कह सकते हैं डिप्लोमा का। तो वो चीज़ है। तो आपने मैंने उसके बाद फिर ये चेक किया कि इन हर एक यूनिवर्सिटीज़ को निकाला एसोसिएट डिग्री के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट कर रही हैं। फिर मैंने उन सब यूनिवर्सिटीज़ का फोल्डर और फाइल चेक करी। फाइल चेक करने के बाद मुझे पता चला कि ये यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्शन कैसे करती हैं, इन तक डॉक्यूमेंट्स कैसे पहुंचाने हैं। फिर मैंने एक यूनिवर्सिटीज़ की वो लिस्ट बनाई, उन यूनिवर्सिटीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ ये अलाउ कर रही हैं कि आप हमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स मत भेजिए, आप पहले हमें ईमेल डॉक्यूमेंट्स करके भेज दीजिए, डॉक्यूमेंट्स वाया ईमेल शेयर कर दीजिए। हम एक प्री स्क्रीनिंग राउंड करेंगे वाया ईमेल, और अगर ईमेल में अगर आपको हमें आपके डॉक्यूमेंट्स पसंद आते हैं तो हम आपको कह देंगे कि आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वाया कोरियर भेज दीजिए, अपोस्टल वगैरह करा के, और फिर हम सीधे सिलेक्शन मान लो आप अपना फर्स्ट राउंड में हम आपको नॉमिनेट कर लेंगे। और अगर हमें आप नहीं समझ में आए तो हम आपको बता देंगे ईमेल पे तुरंत, और आप भेजने की जरूरत नहीं। आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। एक तरह से यूनिवर्सिटी राउंड में भी मैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी मैं, और यूनिवर्सिटीज़ में मुझे चांस मिल गया अप्लाई करने का। तो पहले एक दूसरी यूनिवर्सिटी समझ में आ रही थी, एक कोरिया स्कूल ऑफ फिल्म्स एंड आर्ट्स करके था एक यूनिवर्सिटी, तो मैं वहाँ भेजने वाला था डॉक्यूमेंट अपने। बट मैंने देखा कि वो यूनिवर्सिटीज़ में कभी भी इसके वजह सेलेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, जीकेएस में भाई मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरे जैसे नहीं। तो आप कम से कम हो तो हाँ। दूसरी बात ये कि ये यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी नहीं कर रही थी।
हालांकि मैं रेडी था, इंटरव्यू के लिए, मैं पहले से प्रिपेयर था, बट स्टिल अच्छी बात है कि इंटरव्यू था ही नहीं उसमें। तुम लोग जिस साल में है, मेरे को लगता है कि कुछ तो भी लक था तुम्हारा। तुम सब 3-4 ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे। मेहनत लक नहीं है, वो मेहनत है। अब मेहनत तो है, पर वो ये यूनिवर्सिटी का भी तो एक लक है ना कि तुम्हें वो यूनिवर्सिटी मिल गई जो ना स्क्रीनिंग कर रही है, ना मतलब वो ना डॉक्यूमेंट्स मांग रही है ऐसे करके। मैंने तो अपोस्टल करा के भेजे हैं, 4-4 हज़ार रुपये लगा के हर चीज़ करी है। और मैंने एम्बेसी ट्रैक में भी अप्लाई किया तो 3 वहाँ पहले अपोस्टल कराए, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो एक उसके लिए अपोस्टल करवाया। सो मेरे तो बहुत खर्चा हो गया। मैं अपोस्टल तब तक नहीं कराता हूँ जब तक कि कंफर्मेशन ना हो। ये चीज़ बहुत सही है, ये टेक से जो बच्चे हैं। जैसे आपका अक्टूबर में निकला था बैचलर्स का, सितंबर में निकलता है, और हमें अक्टूबर के मिड अक्टूबर तक समथिंग डॉक्यूमेंट सेंड करने थे, तो टाइम लगता है। जैसे मैंने पहले फिर कांटेक्ट किया, तुरंत ईमेल मिलते ही मैंने पहले यूनिवर्सिटी को एक बार फॉर्मली कांटेक्ट किया कि मैं ऐसे ऐसे प्लान कर रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, तो क्या मैं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला हाँ, आप डॉक्यूमेंट्स वाला ईमेल शेयर कर दीजिए, हम पहले से प्री स्क्रीनिंग राउंड के रिजल्ट बना के रखेंगे और हम आपको बाद में बता देंगे। अक्टूबर के एंड तक उन्होंने मुझे बताया था कि तो उन्होंने कुछ और डिमांड्स रखी या कुछ और मेल? कुछ नहीं। आप मैंने डॉक्यूमेंट्स बना के भेज दिए अपने, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए था। हम उससे एक दो छोटे छोटे बहुत माइनर एरर्स हो गए थे एप्लीकेशन पैकेज में, डॉक्यूमेंट्स में। वो एरर ये था कि एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने गलती से अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी थी, डेट ऑफ बर्थ की जगह मैंने डेट ऑफ एप्लीकेशन लिख दी थी। अच्छा। तो ये एक आध छोटे छोटे एरर्स थे, तो इस चीज़ में यूनिवर्सिटी काफ़ी कोऑपरेटिव थी। क्योंबुक ने मुझे वापस ईमेल किया कि आपने सेलेक्ट है, आपके डॉक्यूमेंट्स कोई इशू नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स बढ़िया हैं, बस आपने एक आध कोई माइनर एरर कर दिया है आपके उसमें एप्लीकेशन पैकेज के प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स में, तो उनको चेंज करके और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वाया कोरियर ऐप आप सेंड कर दीजिए अपोस्टल करा के। ये मेरे साथ में भी हुआ था जब मैंने जीकेएस के लिए अप्लाई किया था। मतलब कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सपोर्टिव है। मेरे भी इसी तरीके के कुछ एक माइनर मिस्टेक हो गई थी, तो उन्होंने भी मुझे मेल करके बोला था कि आप दोबारा भेज दो, हम उसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये लोग इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं कोरिया की यूनिवर्सिटीज़। एम्बेसी थोड़ी सी है, एम्बेसी कहती है जाओ, यूनिवर्सिटी कहती है आओ। तो ये है क्योंकि यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है, उनको पैसा मिल रहा है, तो ये एक रीज़न रहता है। ओके। और सो अब उसके बाद आपने सिलेक्शन करके आप पहुंच गए। हाँ, फिर मेरा फर्स्ट राउंड रिजल्ट आया नवंबर 15 नवंबर को मेरा फर्स्ट राउंड रिजल्ट आया। फिर 18 दिसंबर को मेरा सेकंड राउंड रिजल्ट आया। तो और फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या था, क्या करना था? कुछ नहीं, बस वो अपने आप ही सिलेक्शन करते रहते हैं, शॉर्ट लिस्टेड करते रहते हैं ऐसे। अगर कोई यूनिवर्सिटी इंटरव्यू वगैरह लेने वाली होती है तो वो ले लेती है बीच में, वैसे हमारी वाली नहीं ले रही थी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, तो हमको बस इंतजार करना था। फर्स्ट राउंड में गारंटी नहीं थी सिलेक्शन की, जो आपको नवंबर में रिजल्ट मिलता है उसमें कोई गारंटी नहीं है आपके सिलेक्शन की, आप कभी भी आउट हो सकते हो। सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आ गया वो फाइनल होता है। अच्छा, तो इस बीच में एम्बेसी का कुछ रोल रहता है बीच में? एम्बेसी का रोल नहीं रहता कोई भी। अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो तो आपका इस पूरे प्रोसेस में एम्बेसी का कोई रोल नहीं है। एम्बेसी का रोल सिर्फ तब आएगा जब आप वीज़ा के लिए जाओगे, तब तक एम्बेसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और उसमें भी एम्बेसी का कोई खास इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। एनआईडी की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं हर देश की कोरियन एम्बेसी में, कोरियन एम्बेसी को, कि ये जीकेएस से ये स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। एम्बेसी पहले से उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बना के रख लेती है, और जो वीएफएस वाले होते हैं जो कि एम्बेसी के बिहाफ पे वीज़ा लगवाते हैं, वो लोग उनको एम्बेसी पहले बता देती है कि ये स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तो आप जब अप्लाई करना चाहते हो तो पहले से ही वीएफएस में या फिर एम्बेसी में, अगर आपके देश में डायरेक्ट एम्बेसी से वीज़ा लगता है तो भी ठीक है, अगर वीएफएस से वीज़ा लगता है तो भी ठीक है, तो उनके पास पहले से लिस्ट तैयार होती है। वो मैच कर लेंगे आपके पासपोर्ट से कि हाँ आप यही हो, और आप तो बस आप डॉक्यूमेंट्स जो आपको भेजे गए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, और आपका वीज़ा 6 दिन में आपके पास। अच्छा, और एक जो बहुत डाउट रहता है कि जैसे कोरिया का वीज़ा जो भी लोग अप्लाई करते हैं उनको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है, पैसा दिखाना पड़ता है बैंक में बहुत ज़्यादा, कोरिया बहुत पैसा मांगता है, ऐसा सब लोगों के बीच में डाउट रहता है। सो क्या जीके स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है बैंक बैलेंस दिखाना? आपका जो आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट मिलता है वही आपका सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी, हाँ, जो आपको जीकेएस इनविटेशन लेटर मिलता है वो आपको एनआईडी की तरफ से आता है मेल पे। उसमें आपके पूरे 4 साल का लिखा होता है कि आप क्या करने वाले हो, आपका कौन सा प्रोग्राम होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में, क्या ड्यूरेशन है आपकी स्कॉलरशिप का, और इसके अंदर आपका क्या क्या कवरेज होगा। तो वो सब आपको डायरेक्ट ईमेल पे आता है, आपको वो प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है। साथ में और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है आपकी यूनिवर्सिटी का, एक आपके पास एडमिशन लेटर मिलता है वो भी यूनिवर्सिटी से मिलता है, एक जीकेएस का इनविटेशन लेटर मिलता है, आपका पासपोर्ट हो गया, फोटोज़ हो गई, और आपको अगर आप इंडिया पाकिस्तान वगैरह से आते हो तो आपको आई थिंक टीबी टेस्ट भी कराना होता है, तो उसकी एक रिपोर्ट लगानी होती है, बस दैट्स ऑल। वही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं।
अच्छा, इस बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने मिस कर दी कि हम अपोस्टल कौन कौन से डॉक्यूमेंट कराएं। अपोस्टल आपके सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और अगर आप जीकेएस में अप्लाई कर रहे हो तो जब आप सेंड करते हो, एम्बेसी के लिए, वीज़ा के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जब आप सेंड करते हो पहले स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स, तब आपको आपके नेशनलिटी, आपके फैमिली क्या बोलते हैं उसे, फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट या फिर ऐसा कुछ जो फैमिली रिलेशनशिप प्रूफ होता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, वो भी चल जाता है। या फिर फैमिली रजिस्ट्रार जो सर्टिफिकेट होता है वो भी चल जाता है। नहीं तो जैसे वो घर क्या होता है, वो राशन कार्ड वगैरह होता है, वो सब चल जाता ये है। जीकेएस को अप्लाई करते टाइम, जीकेएस में अप्लाई करते टाइम होता है, और ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल चाहिए एमएससी होते में तो हैं। यही लगता है। ये अगर आप जीके स्टूडेंट हो तो आपको एम्बेसी में जाते टाइम कोई डॉक्यूमेंट अपोस्टल नहीं करना, कुछ भी। आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेके ही नहीं जाने, आपको जो डॉक्यूमेंट्स वाया ईमेल आए एजुकेशन डॉक्यूमेंट लेके ही नहीं जाने। नहीं, हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है क्या? आपको बस जो आपके, मुझे तो बहुत रुलाया है एम्बेसी ने। तो आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जो आपको वाया ईमेल मिले हैं यूनिवर्सिटीज से और आपके एनआईडी से, बस वो प्रिंट आउट कराओ। टीबी टेस्ट कराना है तो कराओ अलग से, बस जाओ एम्बेसी। सो 10th 12th ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, ये सब आपको अपोस्टल कराने हैं बस। हाँ, और वो क्या कहते हैं, अगर आपने कोई वर्क किया है तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो भी अपोस्टल कराना है। वो नहीं, वो ज़रूरत नहीं है, वो सब आप ऐसे ही भेज सकते हो। 10-12 करना होता है, फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कराना है, और साथ में आपको कराना है अपोस्टल आपके पेरेंट्स का प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आपके पेरेंट्स कोरियन नहीं होने चाहिए, दूसरी नेशनलिटी के होने पासपोर्ट चाहिए। या अगर आपके पेरेंट्स का पासपोर्ट है तो फिर तो आपको अपोस्टल कराने की जरूरत नहीं है, सीधे अपने पासपोर्ट्स, तीनों अपने अपने पासपोर्ट्स को आप बिना अपोस्टल के भेज दो। अगर आपके पेरेंट्स और आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप अपनी नेशनल आईडी के थ्रू करा रहे हो, तो आप नेशनल आईडी तीनों की, अपनी और अपने दोनों पेरेंट्स की प्रिंट आउट निकाल के अपोस्टल करा के भेजना है। आई थिंक कोरिया में जब अप्लाई करते हैं तो आधार कार्ड नहीं चलता है, आपको वोटर आईडी लगानी पड़ेगी अपनी और अपने पेरेंट्स की। सो बेसिकली जो मेन चीज़ ये है कि जीकेएस में जब आपको अप्लाई करना है, सो पहले ऐसे ही नहीं कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर दो, पहले जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट आई है उसको देखो, उस यूनिवर्सिटी में से फाइनल करो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, और थोड़ी सी बैकग्राउंड रिसर्च भी ज़रूरी है कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन प्रोसेस की। सो अगर आप थोड़ा सा ये सब देख के करोगे तो वो चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। आप 3 फेजेस में कर सकते हैं, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो 3 फेजेस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। पहले तो आप ये फिल्टर करो कि सिलेक्शन रेशो कितना है। देखो, अगर आपको पर्टिकुलरली एक ही चीज़ में पढ़ाई करनी है तो फिर तो ये सब चीज़ें बेकार हैं आपके लिए। आप मुझे ये यूनिवर्सिटी पढ़नी है, मुझे यही प्रोग्राम पढ़ना है, तो फिर तो वो चीज़, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपको ऐसे करना है कि नहीं, मुझे सिलेक्शन होना ही है, मुझे करवाना ही है सिलेक्शन अपना, मुझे बस जीकेएस चाहिए, जैसा कि मेरा केस उस टाइम पे था, तो मैंने क्या किया था कि आप बस पहले तो ये फिल्टर करो कि सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कौन सी सेलेक्ट कर रही हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कहाँ हो रहा है। फिर उस यूनिवर्सिटी में अपने से, अपनी प्रोफाइल से मिलता जुलता कोर्स सेलेक्ट करो कि मुझे कौन से कोर्स में अप्लाई करना है जो मेरी प्रोफाइल से मैच करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये इवेल्युएट करो, वाया चैट जीपीटी से करो या मैनुअल इवेल्युएशन करो या किसी की गाइडेंस में करो कि भाई जो मेरी प्रोफाइल है और मेरा जो मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट कर रही हूँ, जिसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, कि ये जो प्रोफाइल और ये जो सिलेक्शन मेरा पॉसिबल है इस यूनिवर्सिटी में कंपेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़ एंड ये जो बाकी के प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ दूसरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा वेटेज देती हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि आपके प्रोग्राम को मतलब, जैसे कि अगर आप टेक्निकल प्रोग्राम्स में अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा वेटेज मिलता है। इस यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करता तो मुझे और ज़्यादा वेटेज मिलता है, जो कि मेरा अभी प्रोग्राम है मीडिया कंटेंट डिज़ाइन, उससे भी ज़्यादा मिलता है। बट मेरी प्रोफाइल, मुझे पता था उस टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मेरे को इसमें सिलेक्शन हो गया, मीडिया में मिल जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस था थोड़ा, वो सब दिखा के, वर्क एक्सपीरियंस था, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस था, और कोर्सेज भी किए हुए थे स्किल्ड, इसलिए तो अप्लाई किया था इन्होंने कंटेंट मैनेजर के लिए। कंटेंट मैनेजर के लिए, सोशल मीडिया मैनेजर, मैनेजर हाँ, वो तो अलग कहानी है भाई। हम एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं। या गाइस, ये भी एक स्टोरी है कि मतलब जिस कंपनी में मैं पहले काम करती थी उसमें इसने भी अप्लाई किया था, और उस समय मैं मैनेजर थी, और हमने मेरा ईमेल इन्हीं के पास गया था, और इन्होंने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, ये कहती हो कि अबे तेरी औकात क्या है। मैंने एक्चुअली उसका ईमेल स्पैम में चला गया था, तो मेरे को दिखा ही नहीं कभी इसका। मुझे नौकरी नहीं मिली, तो जीकेएस नहीं मिली। कौन से ईयर में अप्लाई किया था? मैंने किया था 2021 में। 21 में? हम 21 से एक दूसरे को जानते हैं, पर हम नहीं जानते, हम मिले हैं 25 में आके। ओके, मुझे नौकरी नहीं मिली, इसको जीकेएस नहीं मिली। ओके,
सो अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जीकेएस में सिलेक्शन तो हो गया, ठीक है, लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जीकेएस में सिलेक्शन हो जाना, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं जीकेएस के लिए और भीड़ लगी हुई है। अब तो खैर कोरिया को सब जानने लग गए, तो अब तो धक्का मुक्की है, भीड़ लगी हुई है हर चीज़ के लिए, हर कोई आना चाहता है यहाँ पे। बट आपका सिलेक्शन हो गया एंड उसके बाद आप गिव अप करके व्हाई यू लीविंग? 1 साल में आप जीके स्कॉलरशिप को छोड़ के जा रहे हो, पर क्यों? देखो रीज़न थोड़ा अलग अलग हो सकता है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूँगा, मैं किसी को परेशान नहीं करने वाला। तो बात ये है कि मेरा जो प्रोग्राम है, मेरा नेचर ये है कि मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ नई चीज़ को सीखने में, कुछ नया सीखने में। मैं हाँ ऑब्वियसली मेरी गलती है जो मेरा 1 साल यहाँ पर मैं आया, वो ये है कि जो मैंने यहाँ पर सीखा, अच्छी बात है मैंने कोरियन लैंग्वेज सीखी, मुझे 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट 1 सेकेंड में पहले बता दूं कि जीकेएस में सिलेक्शन के बाद 1 साल के लिए आपको कोरियन लैंग्वेज सिखाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया है, वो भी ये सब कुछ बताएगा कि कैसे क्या हुआ। तो ये पहले यहाँ पे आके ये सबसे पहले इसने लेवल 1 से एकदम 0 से स्टार्ट किया कोरियन लैंग्वेज सीखना। बिल्कुल भी नहीं इसने पहले कभी सीखी। नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। तो फिर मैंने कोरियन लैंग्वेज यहाँ पे सीखना शुरू किया और मेरा ये सोचना था कि मैं कोरियन लैंग्वेज सीखूंगा, शायद मुझे 1 साल में आ जाएगी, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत हो जाऊंगा और फिर उसके आगे मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है ना, एक माइंडसेट है अपना इंडिया में कि हम लोग जितने भी, मैं किसी को ऑफेंस करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो भी लोग कोरिया में सीखना चाहते हैं, कोरियन सीखना चाहते हैं, सोचते हैं कि यार मेरी फटाफट जीकेएस हो या फिर मैं बस कोरिया आ जाऊँ किसी तरह से, अब्रॉड चला जाऊँगा या चली जाऊँगी और मैं वहाँ लैंग्वेज सीख लूँगी उनकी और फिर मैं पढ़ाई कर लूँगा वहाँ पे। ऐसा करके जो भी लड़के लड़कियाँ सोचते हैं, इंक्लूडिंग मी, अब सबका अलग अलग हो सकता है, उनका ये है कि ठीक है यार हम पढ़ लेंगे अपनी और फिर उसी लैंग्वेज में आगे की डिग्री भी कर लेंगे। ये जो एक पॉलिसी बनाई गई है ना कि आप पहले लैंग्वेज 1 साल सीखोगे फिर आप डिग्री करोगे, आप किसी भी लैंग्वेज में 1 साल में फुल प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते हो, कि पॉसिबल ही नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि कोरिया में आपको इंग्लिश लेवल के कोर्सेज बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पे जो भी ज़्यादातर कोर्सेज है वो सब कोरियन में ही है, तो आपको कोरियन एक तरीके से सीखनी ही पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो चीज़ ये थी कि मैं भी उसी गर्मी में था स्टार्टिंग में कि भाई मैं कोरियन लैंग्वेज क्या है जाऊँगा सीधे 1 साल में सीख लूँगा और फिर इतनी सीख लूँगा कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लूँगा। देखो कोरियन, एक लैंग्वेज को समझना, एक लैंग्वेज को सीखना और उस लैंग्वेज से अपनी पूरी आगे की प्रोफेशनल पढ़ाई कंप्लीट करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप उसको समझते हो और आप उसको जानते हो। समझने में आप समझ सकते हो कि अगला क्या बोल रहा है, जानने में होता है कि आप उसके साथ कन्वर्सेट कर सकते हो, आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो उस लैंग्वेज में, और वो चीज़ 1 साल में और पढ़ाई तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसी लैंग्वेज में लिखना करना हर चीज़ उसी लैंग्वेज में, और आप वहीं के नेटिव स्पीकर के साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। अगर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो तो आपको लैंग्वेज वेल इनफ आती है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो अब आपका कोई फ़ायदा नहीं, अब आप पढ़ाई करने में आपको दिक्कत आएगी। ये चीज़ फेस करी मैंने अपना करिकुलम देखा, मैंने चल रहा था 1 साल अच्छा खासा, मैंने अपना करिकुलम देखा कि मेरी पढ़ाई है मीडिया कंटेंट डिज़ाइन, मुझे डिज़ाइंस बनानी है, डिजिटली काम करना है, ये चीज़ें देखा, मैंने समझा कि यार ठीक है ये सब चीज़ें कर लूँगा। बट इस सब के बीच में अगर मैं कोरियन देखूँ तो मुझे यहाँ के मार्केट में आगे सफ़र करना होगा, ठीक है, मुझे यहाँ के मार्केट में फ़ाइट करना है, कोरियंस के साथ फाइट करना है, ठीक है, नॉट विद इंटरनेशनल। अभी तक मैं जीकेएस में आ रहा था, इंटरनेशनली फाइट करता हुआ था, अब मुझे कोरियंस के साथ मार्केट में उतरना है। और वो भी एक प्रॉब्लम ये भी सोसाइटी की बात आती है, करेंगे थोड़ी देर में बात, कंजर्वेटिव सोसाइटी की बात आती है। अगर मैं किसी और देश में होता शायद मेरे लिए अपॉर्चुनिटी खुली होती, अगर वहाँ की नेटिव लैंग्वेज कोई और होती, किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में होता या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में होता जहाँ पर इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, वहाँ पर भी मेरे को काम आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्योंकि एटलीस्ट वेस्ट में जो मैंने चीज़ नोटिस करी है वो ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, यूएस वगैरह में थोड़ा सा ओपन है लोग, सोसाइटीज़ कंजर्वेटिव नहीं है, इस तरह से नहीं सोचती हैं कि आप फॉरनर हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। आप ये चीज़ यहाँ पर है। अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, सबसे पहले तो एक तो कोरियन लैंग्वेज जो आपने 1 साल सीखा, क्या वो पूरा 1 साल था? क्योंकि मैं थोड़ा आप उधर हाँ ठीक है, अब ठीक है। सो कोरियन लैंग्वेज 1 साल सीखा, तो जैसे कि आप बता रहे थे हमारी जो बातें होती थी, हम पहले भी बात कर चुके इस बारे में। सो लाइक वो पूरा 1 साल भी नहीं था, वो 9 महीने 10 महीने
9 महीने 9 महीने में आपको बोला जाता है कि आप कोरियन सीख लो, उसके वो बाद एक एग्जाम होता जो 1 साल बोला जाता है कि आपको हम 1 साल दे रहे हैं, जो आपके गाइडलाइंस पे लिखा होता है, जब आप जीकेएस के लिए अप्लाई करते हो तो वो 1 साल नहीं होता है, वो ऑन पेपर है 1 साल। जब आप यहाँ आते हो तो आपकी अराउंड मार्च के स्टार्टिंग में क्लासेस शुरू होती हैं लैंग्वेज की, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसी मार्च से शुरू करिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने हो गए। नवंबर में आपको किसी भी हालत में टॉपिक लेवल 3 या जो भी आपके प्रोग्राम के लिए टॉपिक चाहिए वो निकाल के लाना है। इट्स कंपलसरी। इट्स कंपलसरी। आप नवंबर के बाद कभी भी ले आओ, दिसंबर में ले आओ, जनवरी में ले आओ, फरवरी में ले आओ, मार्च में ले आओ, आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते, आपकी कैंसिल है स्कॉलरशिप, आप जाओ और वापस। नवंबर तक आप कम से कम 2 या 3 लेवल पढ़ोगे यहाँ पे। आप नवंबर तक देखो, एक लेवल होता है 2.5 महीने का, कोरियन लेवल कोरियन 2.5 महीने का 2.5 महीने का होता है। तो नवंबर तक आपने कितने पढ़े? 3 3 लेवल। लेवल। अगर लोग कंटिन्यू भी अगर पास कर रहे हैं, बट एकदम जीरो से शुरू करने वाला इंसान कभी यहाँ पे एकदम से पास नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी में कोरियन पढ़ना और टॉपिक के लिए कोरियन पढ़ना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। टॉपिक के लिए अलग पढ़ाई करनी पड़ती है, और यूनिवर्सिटी में जो आप कोरियन पढ़ते हो वो आपकी जनरल लैंग्वेज वो ट्रेनिंग, सिर्फ आपको बोलना सिखा रहे बोलना, हैं, पढ़ना, बेसिक वर्ड सिखा रहे लिखना, हैं। समझना, ये सब सिखा रहे हैं वो। लेकिन जब आप यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो उसने बोली है कि टॉपिक एग्जाम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द थिंग हम जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो लैंग्वेज। और अब आप ये सोच रहे हो कि मैं टॉपिक का पढ़ लूंगा और पहले मैं टॉपिक की तैयारी करके चलता हूँ और यूनिवर्सिटी का तो कर ही लेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आपको पहले यूनिवर्सिटी की जनरल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आप टॉपिक करोगे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं आपके दोनों साथ में। इसके अलावा आपको अपनी लाइफ भी मैनेज करनी है इन सब के बीच में, ठीक है। और क्योंकि आप जीकेएस हो, अगर आप जीकेएस हो तो फिर आपको कोई और टेंशन नहीं, फाइनेंसिस की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको मिलता है मंथली स्टाइपेंड मिलता है, यूनिवर्सिटीज़ हेल्प करती हैं आपको थोड़ा बहुत, आपका रेंट वगैरह, अगर आप एक नॉर्मल खर्चा चलाते हो, थोड़ा बहुत पकाना जानते हो तो आपका काफ़ी पैसा बच भी सकता है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आप बिना जॉब के इजीली सर्वाइव कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मैं क्या बिना जॉब के वहाँ पर रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो आप सर्वाइव कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करना या मैनेज करना जानते हो। बट इन सब के अलावा जब बात आती है आपकी पढ़ाई की, तो आपको जनरल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, प्रेशर होता इसके अलावा आपको अपना टॉपिक की तैयारी कंप्लीट करनी है, और टॉपिक की तैयारी करने के बाद आपको 9वें महीने में एग्ज़ाम देना होगा। अब अगर आप इस हिसाब से भी देखा जाए, जैसा कि आपने बोला लेवल 1 किया, 2 किया, 3 किया आपने, लेवल 3 करने के बाद आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लेवल 3 कंप्लीट करो। कंप्लीट खत्म हुआ है आज आपका लेवल 3, कल आप एग्ज़ाम दो टॉपिक 3 का, और आप लेवल 3 टॉपिक में ले आओ। लेवल 3 टॉपिक में लेवल, अब मैं आपको एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि जो इंसान लेवल 4 यूनिवर्सिटी जनरल ट्रेनिंग में लेवल 4 पढ़ रहा होता है ना, जब उसका मिड सेमेस्टर चल रहा होता है, तब जाके वो इतना लायक बनता है कि वो लेवल 3 टॉपिक ला पाए। नहीं यार, लेवल 4 वाले भी नहीं बनते, लेवल 4 मैं बता रहा हूँ कंप्लीट ना, करके किसी भी, हद तक, किसी हद तक कह रहा हूँ मैं, किसी हद तक, ठीक है। और आपका यहाँ पर इनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चा एक भी बार सेमेस्टर में फेल ना हो। अच्छा, फेल का यहाँ पे अलग डेफिनेशन है, 65% मिनिमम है रिक्वायर्ड। इंडिया जैसे नहीं कि 35% लाए हो तुम 35% पास हो में गए। पास नहीं हो सकते, इनके पूरे सिस्टम में 65% मिनिमम रिक्वायरमेंट कहीं है। भी आप चले जाओ पूरे कोरिया में आपको 60-65% लाने ही होंगे, तब जाके आप पास कहलाओगे। अगर 64.9 भी है ना, तो आप अगले सेमेस्टर में नहीं जा रहे हो। तो फिर आपको पहले 65% लेके आना है, आप पास होंगे प्लस सेमेस्टर में, अटेंडेंस ऑल्सो प्लस अटेंडेंस 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। 80% होनी चाहिए। यानी कि आपको, अगर आपका सेमेस्टर 200 घंटे का है, आपके पास 40 घंटे हैं, तो 40 घंटे आप छुट्टी कर सकते हो पूरे 2.5 महीने में, 40 सुबह सो घंटे। के उठ सकते हो या तो टाइम पे, हाँ, अगर आप लेट होते हो क्लास में, कभी भी एक सेकंड भी लेट पहुंचते हो आप, तो तो लेट लगता है, और आपके 3 लेट लगने का मतलब है 1 घंटा आपका माइनस हो जाएगा अटेंडेंस का। सिर्फ 3, अगर आप 3 बार सिर्फ 1 सेकंड भी लेट हो तो भी आपका पूरा 1 घंटा माइनस होता है अटेंडेंस में से। तो उसका भी आपको ध्यान देना। अगर आपके पूरे मार्क्स हैं 95-99 मार्क्स हैं, और आप अटेंडेंस की वजह से 80 से कम % आपकी अटेंडेंस है, या आपके 40 घंटे खत्म हो गए हैं, आप फेल हो, और आप किसी के भी आगे हाथ जोड़ लो, आपको पास नहीं करेंगे। हाँ ये है, ये लोग नहीं सुनते, कितना भी आप रिक्वेस्ट कर लो। इंडिया में तो आप 500 रुपये दे के काम चला लेते थे, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। हमने तो नहीं दिए, मैंने भी नहीं दिए, हमने 50% भी नहीं दिए। सो दिस इज़ द रियलिटी कि आपको 9 महीने के अंदर टॉपिक 3 लाना है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर कोरियन क्लासेस जो यहाँ पे होती और है आपको वो भी, उसमें आप
एक बार को पास होना ही पड़ेगा आपको। फेल अगर आप फेल हो भी जाते हो तो आपको सेमेस्टर रिपीट करने को बोलेंगे, बट रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप रिपीट करोगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप वापस वही चीज़ पढ़ रहे हो, उतना ही लेवल का पढ़ रहे हो, उसके ऊपर का लेवल का नहीं पढ़ रहे हो जो आपके टॉपिक में आने वाला है। तो ये चीज़ है, अगर आप जनरल ट्रेनिंग पढ़ रहे हो 4 लेवल या 4 भी आपका खत्म हो गया है, तब जाके एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ आप इस लायक बनते हो कि आप लेवल 3 ला पाओ। पॉसिबल है लाना, और क्या पता वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है बच्चे 5th और 6th लेवल पढ़ रहे होते हैं, जो कि फाइनल लेवल होता है कोरियन का, और उस लेवल के बाद बच्चों का लेवल 4 आ रहा है। लेवल 4 यानी कि आप समझ लो 6 पढ़ने के बाद लेवल 4 आ रहा है। और सारी पढ़ाई कोरियन में हो रही है, लेकिन यानी कि आप लेवल 1 भी पढ़ रहे हो तो वो इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, वो कोरियन ही पढ़ा रहे हैं, और आपके लिए एकदम बैन हो जाता है यहाँ पे आके कि आप इंग्लिश बोल रहे हो। एग्जैक्टली। तो आप हिंदी, इंग्लिश, कोरियन तीनों मिक्स कर रहे हो। हाँ, आप मेरी तरह जैसे अभी थोड़ी मेरी ज़बान ऐसे ऐसे हो रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ कोरियन है मेरे अंदर, थोड़ी सी मेरे अंदर इंग्लिश बची हुई है, और थोड़ी बहुत हिंदी है, तो वो तीनों मिक्स हो जाती सबका हैं। ये हाल है, मतलब हमारी लैंग्वेजेस मिक्स हो चुकी है ना। अब हमारे अंदर हिंदी पूरी तरीके से बची है ना, इंग्लिश बची है, और ना कोरियन तो हम बोल ही नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज़, एम्बेसी का भी कुछ प्रेशर रहता है, इमिग्रेशन का प्रेशर रहता है आपके पास। यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा तरह का है कि यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन सबको यूनिवर्सिटीज़ से पहले इमिग्रेशन मैनेज करती है। यानी कि जो आपके इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन यूनिवर्सिटीज़ से पहले अब सारा उनका राइट है, लीगल राइट सारे स्टूडेंट्स पे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जीकेएस सारे इंटरनेशनल। इमिग्रेशन पूरी तरह से यहाँ पर एक पेपर वर्क एजेंसी नहीं है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लग गए हैं, आपका वीज़ा लग गया, दैट्स ऑल, अब आप पढ़ते रहो। ये बाकी देशों में होता है, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, अच्छा, बाकी देशों में होता है ऐसा? हाँ, हर देश में इमिग्रेशन का मतलब ही एक एजेंसी है ना, कि पेपर वर्क एजेंसी है, बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, अब वो इंसान, कोई भी इंसान वहाँ से यूनिवर्सिटी आ गया, अब यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, अगर कोई इंसान वर्क करने आया तो उसकी कंपनी की जिम्मेदारी है, उसके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, ऐसे ही होता है पूरी दुनिया में। बट यहाँ ऐसा नहीं चलता, यहाँ पर जिम्मेदारी है इमिग्रेशन की, यहाँ पर हर एक चीज़ इमिग्रेशन संभालती है। इमिग्रेशन आपके बैंक अकाउंट्स को मॉनिटर करती है, ठीक है। आपके पास जीकेएस के स्टाइपेंड के अलावा एक्स्ट्रा फंड तो नहीं आ रहा कहीं से, अगर आपके पास आ रहा है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपको इमिग्रेशन को जवाब देना हो सकता है, प्रूफ करना हो सकता है कि ये पैसा कहाँ से आया। मतलब आप जॉब नहीं कर सकते बेसिकली। जॉब नहीं, क्योंकि जॉब अलाउड नहीं है आपके पास एज जीकेएस। तो आप जब कर रहे होते हो तो फिर इमिग्रेशन आपके पास वो देखती है, और अगर अलाउड है भी 1 साल बाद लैंग्वेज ईयर के बाद, तो वो भी ऐसी है कि आप अपनी फील्ड में कर सकते हो, वो भी बहुत लिमिटेड आवर्स के लिए। उसके अलावा बहुत सारा उसमें पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है, आपके एम्प्लॉयर से, इमिग्रेशन से, यूनिवर्सिटी से परमिशन रिक्वायर्ड होती हैं, तब जाके आप कुछ घंटे काम कर सकते हो। अच्छा, अगर आप 1 साल, जैसे 1 साल तक तो यहाँ पे जॉब करना अलाउ ही नहीं है जीकेएस स्टूडेंट्स को, और अगर आप 1 साल के बाद जॉब कर रहे हो तो उसके लिए आपको इमिग्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, इमिग्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती कि मैं काम कर रहा हूँ प्लस इतने ही घंटे कर रहा हूँ। हाँ, आपको प्रूफ भी करना पड़ सकता है कि मैं इतने घंटे का, तब जाके आप लीगली कर रहे हो, जो कि यहाँ 95% नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर सब लोग छुप छुपा के करते हैं, वो भी कैश में करते हैं, ताकि उनको अकाउंट एटीएम्स वगैरह अपने अकाउंट में स्टेटमेंट ना दिखानी पड़े। तो ये चीज़ें आपको करनी है खुद से मैनेज। इसके अलावा बैंक अकाउंट मॉनिटर कर रहे हैं। इमिग्रेशन के पास हर सेमेस्टर के बाद हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल रिपोर्ट जाती है, आपकी आपने कैसा परफॉर्म किया है अटेंडेंस में, एकेडमिक्स में, ये सब चीज़ों की पूरी रिपोर्ट बन के इमिग्रेशन के पास जाती है। और अगर इमिग्रेशन को लगता है कि आप पढ़ लिख भी नहीं रहे हो, मतलब इनफैक्ट इस चीज़ में कि आप पास नहीं हो पा रहे हो और आप नहीं पढ़ पा रहे हो बीइंग अ जीकेएस, तो वो आपको बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे आपसे, आपके पास वार्निंग आ जाएगी कि आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना है। ये हम उसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। एक हमारा ही एक दोस्त है जो यहाँ पे आया था जीकेएस के थ्रू, और उसको इमिग्रेशन वापस भेज रही है फॉर नहीं, उसको इमिग्रेशन नहीं, उसको वो NIED वापस भेज रही है। और रीज़न कि उसको 1 साल के अंदर टॉपिक लाना था, जो कि लिखा 1 साल होता है, असल में 9 महीने होता है, 9 महीने के अंदर लाना था, वो टॉपिक नहीं ला पाया। और ऐसे कई बच्चे हैं जो टॉपिक नहीं ला पाए एंड दे आर गोइंग बैक। 250 स्टूडेंट्स इस साल अकेले वापस जा रहे हैं। 200। तो ये 250 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जीकेएस पे आते हैं, बट टॉपिक 9 महीनों में नहीं ला पाते, हमने पूरी कोशिश करने के बाद भी, तो फिर उनको वापस भेज देते हैं। और टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक 3, यहाँ पे शायद यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा भी सिस्टम था कि आप इतने मार्क्स ले आओ या कुछ करो। नहीं, वो आपको ऐसा होता है कि आपको यूनिवर्सिटी जो आपका टॉपिक एग्जाम होता है उसका 70% लाना होता है, आपके जो स्कोर चाहिए होता है। जैसे अगर आपकी डिग्री को टॉपिक 3 चाहिए, मान के चलिए मेरी डिग्री को टॉपिक 3 चाहिए था, मिनिमम रिक्वायरमेंट। टॉपिक 3 मतलब 300 में से 120 नंबर। हाँ, और टॉपिक 3 का अगर मैं 70% ऑफ मार्क्स नहीं ला पाया अपने स्कोर में, जो मैंने नवंबर में दिया, तो वापस।
ये चीज़ होती है। सो इस तरीके से अगर ये नहीं होता है तो आप ये मत श्योर हो जाओ कि हमारा जीकेएस अगर मैं सेलेक्टेड हो गई जीकेएस में तो मैं आके बस मज़े करूँगी, घूमूंगी फिरूंगी, ऐश करूँगी। नहीं, यू हैव टू गेट द टॉपिक स्कोर्स विद इन द गिवन टाइम लिमिट्स। आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब आपकी पर्सनल है। आप यहाँ पर कितने भी किसी को एक्सप्लेनेशंस दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यूनिवर्सिटी का आपको आपका जो एकेडमिक ट्रेनिंग चल रही है वो यूनिवर्सिटी, और उसमें यूनिवर्सिटी और इमिग्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है। आपकी जो जीकेएस की ट्रेनिंग चल रही है, यानी कि जो आपका जीकेएस की लाइफ चल रही है, उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट एनआईडी का है। ये तीनों आपस में लिंक रहेंगे। यूनिवर्सिटी एनआईडी से परमिशन ले लेके हर काम करेगी, इमिग्रेशन से परमिशन ले लेके हर काम करेगी। तो ये चीज़ हो जाती है। अगर आप एक नॉर्मल इंडिया का 12th पास स्टूडेंट देखो तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। काफ़ी ऐसा लगता है कि एक तो आप अकेले रह रहे हो किसी देश में, और फिर उसके ऊपर से आपको बड़ी बड़ी लीगल अथॉरिटीज़ इस तरह की मैनेज कर रही हूँ, ऊपर से मॉनिटर कर रही हूँ। तो ये चीज़ लगती है कभी-कभी। तो ये चीज़ बहुत मतलब आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि जीकेएस में सिलेक्शन हो गया, और आपको बहुत फैसिनेट भी कर रहा होगा ये चीज़ कि जीकेएस बहुत अच्छा है, बहुत पैसे मिलते हैं, मज़े करेंगे, फ्री में पढ़ेंगे, ये भी करेंगे। बट एक्चुअली में प्रेशर बहुत होता है जीकेएस स्टूडेंट्स के ऊपर कि उनको हर चीज़, उनको पास होना है, मार्क्स ला रहे हैं, और प्लस यूनिवर्सिटी में जाना है, और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी सेम प्रेशर रहता है। एग्जैक्टली। आप यूनिवर्सिटी में जाओ, मैंने देखे स्टूडेंट्स जो लेवल 4 करने के बाद भी, जो कि यहाँ पे अगर इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए, इनकी टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए, तो आप लेवल 4 करने के बाद यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। पर यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी ये चीज़ आ जाती है आपके साथ कि आप पढ़ोगे कैसे। अब आपने लैंग्वेज पढ़ ली, आपने ट्रेनिंग कर ली, जितनी आपको कराएगी उतनी, वो भी आप फुल ट्रेनिंग नहीं करते, आपने लेवल 4 तक 9 महीने तक आपने ट्रेनिंग कर ली। अब इसके बाद क्या होगा, आप जाइए यूनिवर्सिटी में, अब आप सीधे कोरियन के साथ बैठिए। अब आपका कंपटीशन कोरियन से है, जो आपसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर लैंग्वेज जानते हैं। भले आप कितने भी बड़े टॉपर हो, जो आपसे 10-20 गुना बेहतर कोरियन जानते हैं। आप उनको कोई ट्रांसलेटर यूज़ नहीं करना, उनको हर चीज़ समझ आ रही है, और वो आप अपना एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, जो उनका सब्जेक्ट है वो ये पढ़ रहे हैं। और आपको अब आप वो नहीं पढ़ रहे हो, आप उनका एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप उसका ट्रांसलेटर निकाल के पढ़ रहे हो, है ना, कि एकदम से तो सारी लैंग्वेज आएगी नहीं। और फिर आप अपनी इंग्लिश में टर्न करके उसको ट्रांसलेट करके फिर आप पढ़ोगे। तो ये चीज़ है, और यही रीज़न है जिस वजह से मेरा डिसीजन बना है कि जो यूनिवर्सिटी की मुझे स्टडी करनी है, जो मुझे लाइफ में करना है, उसके लिए यहाँ पर मेरे लिए सही ऑप्शन फ़िलहाल कोरियन में पढ़ के नहीं है। अगर मुझे कोई इंग्लिश ट्रैक डिग्री मिल रही होती जो मैं इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट लैंग्वेज का ख़त्म हो जाता। अब मुझे कोरियन से लैंग्वेज का कंपटीशन नहीं है, मुझे कोरियन से सिर्फ और सिर्फ अपने एकेडमिक का कंपटीशन है, जो कि क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी आपको पर्टिकुलर मार्क्स ज़रूरी होते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आपने हर साल उतने मार्क्स नहीं लाए तो फिर से आप वापस जा रहे हो, 6 महीने में फिर जा रहे हो 80% मार्क्स। उसमें आपके अगर 80% मार्क्स नहीं आते हर सेमेस्टर में, तो आपको वार्निंग्स आएंगी। 3 वार्निंग्स आ गई तो आप वापस चले जाओगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एकदम नए, एकदम फुल कोरियन लोगों के साथ बैठ के कोरियन में एग्जाम्स दे रहे हो, और 80% आपने लेवल पढ़ के, मान लीजिए आपने लेवल 4 निकाल भी लिया यहाँ पे, तो भी आपकी कोरियन उतनी अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि टॉपिक पढ़ के तो आप निकाल के तो तुक्के मार के आए हो ना। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो लेवल 6 करने के बाद भी दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर एग्जाम्स, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर एकेडमिक्स, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर जॉब्स। क्योंकि मैंने लेवल 4 लेवल 5 के स्टूडेंट्स देखे हैं जो आज पूरी की पूरी अपनी पढ़ाई के लिए, अब आप खुद सोचो ना कि मैं अगर चला जाऊँ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जाके मैं अपने जो एकेडमिक्स मेरे कोर्सेज हैं, मैं हर जगह ट्रांसलेटर ले लेके थोड़ी बैठूंगा। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे वो सीखना है, मुझे उसको ट्रांसलेट नहीं करना है हर एक चीज़ बैठ के। तो क्योंकि उसमें भी दिमाग लगाना है यार, और वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। सो अगर मैं एक स्कॉलर बन के आया हूँ यहाँ पर, ठीक है, वो मुझे बेनिफिट बहुत मिल रहे हैं। जीकेएस वन ऑफ द प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप, बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। बट इतना सब कुछ मिलने के बाद अगर मुझे अपनी पढ़ाई और अपनी डेली लाइफ में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, चलो डेली लाइफ का स्ट्रगल एक बार ख़त्म भी हो जाएगा। आप लेवल 4-5 कर लोगे, आप बाहर बातचीत कर लोगे, आप आर्ग्यूमेंट्स भी थोड़ा बहुत कर ही लोगे, आप क्या बोलते हैं अपनी बात रख सकते हो, आपको जो खाना आप खा सकते हो। खाने की तो खैर बहुत समस्या है यहाँ पे, बट आपको जो करना आप कर सकते हो, एटलीस्ट मैनेज कर पाओगे। बट आप अपनी पढ़ाई कैसे करोगे? आपको 80% मार्क्स लेके आना है, आप उसमें फेल नहीं हो सकते हो। और आपको वो सब चीज़ें आप हाथ इमेजिन करो, आप कोई भी आपके हाथ में चीज़ आ रही है, ट्रांसलेटर लटका के घूमो आप अपने गले में कि मेरा भाई ट्रांसलेट होता चला जाए बस हर एक चीज़। क्योंकि वहाँ पे भी सेमेस्टर सिस्टम है। सो अगर आपने जैसे 1 साल का ये कोरियन लेवल पढ़ के आप यूनिवर्सिटी में चले गए, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ के आपने फर्स्ट सेमेस्टर आपके जो 6 महीने का होता है उसमें एडमिशन लिया, उसमें अगर 80% नहीं आए तो आपके पास रहता है, मतलब उन लोगों के पास में है ये कि वो आपको वापस भेज सकते हैं, तब भी भले ही आपका हाफ कोर्स हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी उठा के बोल देंगे आपको कि 15 दिन निकलो, कल से बताना हम नहीं दे रहे वापस जाने का टिकट। हाँ, अब वापस जाने की टिकट नहीं मिलती।
अगर आपने पूरे 4 साल या आपका जितना भी लंबा टाइम है आपकी स्कॉलरशिप, अगर आपने वो पूरी ख़त्म नहीं करी, आप उसमें पास होके एक्सेल करते हुए नहीं हुए, तो फिर आपको वापस जाने के लिए टिकट भी नहीं मिलती, आपको ऐसे ही जाना है। लेकिन इसमें भी ये चीज़ थी कि जो आपको मनी मिलता था कि क्या कहते हैं डॉर्मेट्री की फीस रेंट नहीं इंक्लूड होता है, वो इंक्लूड नहीं होता वो है। हमको अपने स्टाइपेंड से देना होता है, जो वो हमको आपको सब स्टाइपेंड से देना होगा, ये सब लिखा होता है कि आपको रहने का अलाउंस मिलेगा, ये सब मिलेगा। वो एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं, उसी से आप ही को सब भरना होता है। तो हाँ, अगर आप फैसिनेट होके आ रहे हो, बट ये भी रियलिटी ध्यान रखना कि आपके ऊपर इमिग्रेशन की तलवार लटक रही है हर समय। सो बहुत प्रेशर है। कोरियन लैंग्वेज एक नई लैंग्वेज है, पर्टिकुलरली उस नई लैंग्वेज को सीखना, उसमें बात करना और उस लैंग्वेज को सीख के दूसरों के साथ बैठ के कंपटीशन करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एग्जैक्टली। तो अब आते हैं जॉब पे। सो इट्स लाइक अगर आपने यूनिवर्सिटी पास कर भी ली, सबसे छोटा टॉपिक होने वाला है ये, बात करने को सबसे छोटा टॉपिक होगा।